हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू आरंभ बैच। वेलकम बैक क्लास 11 स्टूडेंट्स। क्या हालचाल। और हम लोग पिछले लेक्चर्स में पढ़ाई कर रहे थे अबाउट द पीरियोडिसिटी और वीकेंड से पीरियोडिक ट्रेंड। तो गाइस पिछला लेक्चर मैंने बहुत डीप में बनाया था, मतलब कि आप मान के चलो कि टेक्निकली आप लोगों को जो यहां पर मैं आरंभ बैच में पढ़ा रहा हूं दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर जेई एंड नीट। मतलब स्कूल लेवल की तो चिंता छोड़ ही दो, बिल्कुल आपको जो क्लास 11th का जो बच्चा है अगर वो अपने सिर्फ स्कूल एग्जाम के टर्म 1 और टर्म 2 की चिंता कर रहा है तो वो तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो। टर्म 1 और टर्म 2 तो हम बहुत बेहतरीन तरीके से निकाल लेंगे। इनफैक्ट अगर कोई क्लास 11th का बच्चा है और वो चाहता है कि सर आप थोड़ा स्लो चल रहे हो, बट ऑब्वियस सी बात है क्योंकि हम लोग जेई नीट के लिए पढ़ रहे थे तो सिलेबस थोड़ा स्लो चलेगा, तो अगर आप चाहते हो तो आप प्रीवियस सेशन के वीडियोस भी देख सकते हो। दे आर अगेन फॉर जेई मेन, वो भी जेई मेन लेवल के थे, नीट लेवल के थे, तो आप वो भी देख सकते हो। लेकिन अगर आप इससे पढ़ना चाहते हो तो आप यहां पर भी पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप बिल्कुल इस लेक्चर को जेई नीट लेवल पर, केवीपीवाई लेवल पर, ओलंपियाड्स लेवल पर आप इसे फॉलो कर सकते हो। सो बिल्कुल चिंता करने वाली कहीं से कहीं तक कोई बात नहीं है। तो पिछले लेक्चर में मेरे प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों के साथ में क्या डिस्कस कर लिया था, मैंने आपके साथ में पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स पढ़ना शुरू कर दिया था। वहां पर मैंने आपको आयोनिक एंड एटॉमिक रेडियस के बारे में बताया था और टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस के बारे में बताया था। वहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास में वेंडर वॉल रेडियस आता है तो वो सबसे बड़ा होगा क्योंकि वो दो अलग अलग मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच का रेडियस है और यूजुअली वेंडर वॉल रेडियस आपको सॉलिड फॉर्म में ही देखने को मिलता है। उसके बाद मेटेलिक रेडियस, देन आपका कोवेलेंट रेडियस और आयोनिक रेडियस। हम लोगों ने ये सब बढ़िया तरीके से पढ़ लिया था। अब गाइस आज हम लोग पीरियोडिसिटी की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग आज यहां पर इसके ट्रेंड की तरफ चलते हैं, मतलब अब हम लोग यहां पर नॉर्मल एलिमेंट्स के लिए ट्रेंड सीखेंगे, जिस पर आप मान के चलो स्कूल एग्जाम वालों का ये फेवरेट टॉपिक है। स्कूल एग्जाम वालों का ये टॉपिक फेवरेट है, वो पक्का इस पर आपसे सवाल पूछेगा। स्कूल वालों को बड़ा पसंद है ये टॉपिक। तो देखिए गाइस, अगर हम नॉर्मल एलिमेंट्स की बात करें और अगर एक पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट से राइट की ओर जाते हो, मतलब आप यहां पर पीरियोडिक टेबल बनाइए, आप यहां पर लिखिए लेफ्ट और यहां से आप लोग आगे बढ़िए राइट की तरफ, तो मतलब आप कहां से कहां जा रहे हो। इनफैक्ट आप पीरियोडिक टेबल में अगर यहां पर देखते हो, अगर आप लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ रहे हो और मान लीजिए यहां पर मैं पीरियड नंबर 2 की बात कर रहा हूं, पीरियोडिक टेबल में पीरियड नंबर 2 की बात कर रहा हूं, मैं आपको ये सब सिखा चुका हूं। तो आप लिथियम से बेरिलियम, बेरिलियम से बोरॉन, बोरॉन से कार्बन, कार्बन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन से फ्लोरीन की ओर बढ़ रहे हो। तो आप नीचे वैल्यूज देखिए, आपको यहां पर इन सबका कोवेलेंट रेडियाई दिया हुआ है, इन सबका आपको कोवेलेंट रेडियस दे रखा है। आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं, आप इसे कैजुअली, आप इसे नॉर्मली एटॉमिक रेडियस रेफर कर लो, वरना बच्चों के मन में फिर डाउट आता है कि सर आयोनिक रेडियस क्यों नहीं लिया, वेंडर वॉल रेडियस। जरूरत नहीं है। मेटेलिक रेडियस क्योंकि कुछ मेटल है ही नहीं इसमें, लिथियम बेरिलियम थोड़े बहुत हैं, बाकी सब नॉन मेटल है। सर आयोनिक रेडियस क्यों नहीं लिया, क्योंकि सब आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाते हैं, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड इनमें से सब बनाते हैं। भाई एक फ्लोरीन दूसरे फ्लोरीन के साथ जुड़कर F2 बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड। एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन के साथ जुड़कर O2 बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड इनमें से सब बनाते हैं, इसलिए हम लोगों ने कोवेलेंट रेडियस लिया है। घबराने की कोई बात नहीं है। अब आप देखो, जैसे जैसे आप लिथियम से बेरिलियम की तरफ बढ़े, बेरिलियम से बोरॉन की तरफ बढ़े, बोरॉन से कार्बन की ओर बढ़े, कार्बन से नाइट्रोजन की ओर बढ़े, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की ओर बढ़े और ऑक्सीजन से फ्लोरीन की ओर बढ़े। एक जनरल ट्रेंड आपने क्या देखा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है, कि जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जा रहे हैं आपको एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई। अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताता हूं। तो आपको यहां पर कुछ बेसिक बातें यहां पर मेरे बच्चों ध्यान रखनी है। जब कभी भी आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, ओके, तो जब कभी भी मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने पीरियोडिक टेबल में जब कभी भी आप लेफ्ट से राइट की ओर जाते हो, आपको एक कुछ बेसिक बातें याद रखनी होगी। पहली बात,
एक टर्म सीखो सबसे पहली बात, जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हो तो नंबर ऑफ शेल्स पर क्या असर पड़ता है, नंबर ऑफ शेल्स पर क्या असर पड़ता है। आप बोलोगे सर देयर इज नो चेंज, मजा नहीं आया इस कलर में, इस कलर में मजा नहीं आया। सो देयर इज नो चेंज इन नंबर ऑफ शेल। पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो शेल में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पीरियोडिक टेबल के पीरियड नंबर 2 में चलूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पीरियोडिक टेबल के पीरियड नंबर 2 में चलूं तो यहां पर मुझे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे यहां पर लिथियम मिलेगा, बेरिलियम मिलेगा, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन मिलेगा। भाई इसके पास भी नंबर ऑफ शेल 2 होंगे। भाई आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लो, इसका एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2, 2s1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2, 2s2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2, 2s2, 2p1। लाइकवाइज इन सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे 1s2, 2s2, 2p2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2, 2s2, 2p3। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2, 2s2, 2p4 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2, 2s2, 2p5। आप देखो इन सब के अंदर जो वैलेंस शेल है वो 2 दिख रहा है। इन सब में जो आपको वैलेंस शेल दिखाई पड़ रहा है वो 2 दिखाई पड़ रहा है। मतलब इन सब के अंदर नंबर ऑफ शेल में कोई चेंज नहीं आता। इन सब के अंदर नंबर ऑफ शेल क्या रहते हैं, हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। ये चीज तो मेरे ख्याल से सभी लोगों को पता होगी। तो अब हम लोग इसके अंदर कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आगे बढ़ेंगे सेकेंड पॉइंट की तरफ। सेकेंड पॉइंट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सेकेंड पॉइंट जो आपको हमेशा याद रखना है दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखो मैं अभी ये पढ़ा रहा हूं, मैं ये चीज अभी पढ़ा रहा हूं, मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा। इनफैक्ट ये चीज आपको क्लास 12th में भी काम में आएगी। तो इसको आज अभी इसी वक्त इतने बढ़िया तरीके से समझ लो, इतने बढ़िया तरीके से इसको समझ लो कि आगे फिर कोई तकलीफ नहीं है। नाउ व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखो बच्चा लोग एक सीधा सा पॉइंट समझना, एक सीधा सा पॉइंट आप समझना इसके अंदर कि मान लो ये आपके एटम का न्यूक्लियस है, ये आपके एटम का न्यूक्लियस है, ये आपके एटम का पहला शेल, ये आपके एटम का दूसरा शेल, ठीक है। और ये तुम्हारा न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में मान लो ये तुम्हारे पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है और दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। तो टोटल इस एटम में आपको दिख रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसके न्यूक्लियस में डेफिनेटली 3 प्रोटॉन होंगे और यहां पर इसके फर्स्ट शेल में, इसके फर्स्ट शेल में आप लोगों को 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है और इसके सेकेंड शेल में आपको, सॉरी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड शेल में आपको 1 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। अब बात समझने की कोशिश करो प्यारे बच्चों, क्या होगा न्यूक्लियस के आसपास ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे होंगे। मतलब देखा जाए तो इस न्यूक्लियस के चारों ओर ये ऐसे घूम रहे होंगे। आप लोग सब जानते हो इस बात को कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसे 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 घूम रहा है। तो इन फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को लगता है कि न्यूक्लियस मेरे बाप का रोड है, न्यूक्लियस अपुन के पापा का है, न्यूक्लियस पे सिर्फ और सिर्फ अपुन का हक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को पूरी तरीके से स्फेरिकली घूम के पकड़ लेते हैं। आप लोगों को मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सिखाया भी था। तो ये फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को चारों ओर से घेर लेंगे। अब बेटा न्यूक्लियस बोलेगा कि हाँ हाँ बिल्कुल मैं तुम लोगों का हूं, बिल्कुल मैं तुम लोगों को बिलोंग करता हूं, बिल्कुल चिंता नहीं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन भी तो अपना ही है। तो न्यूक्लियस जितनी ताकत से, न्यूक्लियस जितनी ताकत से इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच रहा है वो कोशिश करेगा कि वो इस इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर खींचे। न्यूक्लियस इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर खींचने की पूरी कोशिश करेगा। न्यूक्लियस क्या करेगा, इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर
खींचने की कोशिश करेगा। तो एक फोर्स कौन सा लग रहा है, दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इनके बीच का एक अट्रैक्शन। लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर के चार्ज के साथ साथ आपको एक टर्म और पढ़नी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब ये स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, जैसा मैंने आपसे बोला कि अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन सोचते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस सिर्फ हमारा है, ये न्यूक्लियस सिर्फ और सिर्फ हमारा है, इस न्यूक्लियस पर किसी और का हक नहीं है, ये न्यूक्लियस सिर्फ और सिर्फ हमें बिलोंग करेगा। तो ये लोग क्या करेंगे, जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है जो अभी न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की वजह से अंदर आ रहा है, ये उस पर एक अपोजिट फोर्स क्रिएट कर देंगे। ये क्या करेंगे, इस पर एक अपोजिट फोर्स क्रिएट कर देंगे। ये अपोजिट फोर्स से इसको बाहर की ओर धकेलने की कोशिश करेंगे। ये क्या करेंगे कि तू बाहर जा, तू बाहर जा, तू अंदर मत आ। तो ये इलेक्ट्रॉन अब एक और चीज फील करने लगा। क्या चीज फील करने लगा, दैट इज अ फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्या फील करने लगा, ये फील करने लगा फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बात समझ में आ गई। अब यहां पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर दो फोर्स काम कर रहे हैं। न्यूक्लियस अंदर खींच रहा है एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट यानी अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन बाहर रिपेल कर रहे हैं। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन, इट इज द फोर्स ऑफ repulsion applied by the inner shell electrons on the valence shell electron। क्या बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है। अब अगर अट्रैक्शन वाला फोर्स और रिपल्शन वाले फोर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो जो नेट फोर्स बच रहा है दैट विल बी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों। तो अब यहां पर आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हो तो स्क्रीनिंग इफेक्ट पर क्या असर पड़ रहा है। देखो अब अपन पहले स्क्रीनिंग इफेक्ट समझते हैं। अब देखो जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट गए, ये एटम अभी टेक्निकली आपके सामने मैंने लिथियम का बनाया था, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब मान लो लिथियम की जगह पर अगला एलिमेंट आ गया मेरे पास में बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4। सो डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन यहां और बढ़ जाएगा। लिथियम के बाद में अगर मान लो बोरॉन आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा। फिर अगर इसके बाद कार्बन आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा। फिर कार्बन के बाद अगर नाइट्रोजन आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा और फ्लोरीन आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा। अब आप देखो जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जा रहे हो, नंबर ऑफ शेल के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है और जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस शेल में बढ़ते जा रहे हैं। अब इन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने का काम तो सिर्फ इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही कर सकते हैं। इनको रिपेल करने का काम तो सिर्फ ये वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन ही कर सकता है, एक ही है और एक ही है। अब ये दो मिलकर एक को रिपेल कर सकते हैं, ये दो मिलकर चलो दो को रिपेल कर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे तुम लेफ्ट से राइट आते जाते हो इसी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं और फिर ये अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन कोई उतना ज्यादा प्रोमिनेंट या उतना ज्यादा पावरफुल नहीं रह पाता। इसीलिए लेफ्ट टू राइट जाने पर ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बिकम्स नेग्लिजिबल, स्क्रीनिंग इफेक्ट्स बिकम नेग्लिजिबल ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट। अच्छा दूसरी बात, क्योंकि लेफ्ट से राइट जा रहे हो और नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ रहे हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं बढ़ रहा है, लेकिन न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी बढ़ रहा होगा। लिथियम में 3 प्रोटॉन थे, बेरिलियम में 4 प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस में,
फिर उसके बाद न्यूक्लियस में फिर 5 प्रोटॉन दिखने लगे होंगे नाइट्रोजन के, नहीं बोरॉन के, फिर कार्बन के 6 प्रोटॉन दिखने लगे होंगे, फिर नाइट्रोजन के 7 प्रोटॉन, ऑक्सीजन के 8 प्रोटॉन और फ्लोरीन के 9 प्रोटॉन। तो धीरे 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 न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होने लगे होंगे ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट। मतलब न्यूक्लियस का पावर बढ़ता जा रहा होगा। जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जा रहे होंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। प्रोटॉन बढ़ेंगे तो फिर ये न्यूक्लियस अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर पूरी ताकत से खींचने की कोशिश करेगा। दैट मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होगा। देयरफॉर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का शॉर्ट फॉर्म ENC होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, स्क्रीनिंग इफेक्ट का काम क्या है? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को दूर भेजना, मतलब ये एटॉमिक रेडियस को बढ़ाने में मदद करता है। नंबर ऑफ शेल अगर बढ़ते जाएंगे तो भी एटम बढ़ता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने में एक तो आपका बेचारा ये स्क्रीनिंग इफेक्ट कोई ज्यादा रोल प्ले नहीं कर पा रहा है, नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट है, सिर्फ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहां पर पावर में है, जो कि एटॉमिक रेडियस को कम करने की सोचता है। भाई वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस की तरफ आ जाएंगे तो साइज एटम का छोटा हो जाएगा ना। तो इन कारणों की वजह से देयरफॉर एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, तुम्हारा एटॉमिक रेडियस हमेशा डिक्रीज होता है। तो ये रीजन आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना बहुत जरूरी है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। और आगे ध्यान रखना, भले ही क्लास 11th हो, क्लास 12th हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी एटॉमिक रेडियस के बारे में आपसे चर्चा चलेगी, एटॉमिक रेडियस के बारे में जब भी आपसे बात चलेगी, आपको मजबूरी में, जिसको होना चाहिए झक मरा के, आपको ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपको सोचना ही पड़ेगा। आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो हमेशा आप एक बात आज ही अभी इसी वक्त रट लो, समझ लो कि लेफ्ट से राइट जाने पे ना तो तुम्हारे नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, ना तो तुम्हारा स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट समझ में आ गया, अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, न्यूक्लियस के आसपास आने नहीं देते। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट डिपेंड करेगा कि अंदर के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। जितने भी इलेक्ट्रॉन हो, जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो क्योंकि शेल कांस्टेंट है, जितने भी इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट जाने में बढ़ रहे हैं वो इसी वैलेंस शेल में बढ़ेंगे, जिसकी वजह से अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन इस पर अब ज्यादा रिपल्शन नहीं लगा पाएंगे। और न्यूक्लियस में क्योंकि लगातार प्रोटॉन बढ़ रहे हैं लेफ्ट टू राइट जाने में, न्यूक्लियस पावरफुल होता जाएगा, वो खींचता जाएगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन नेग्लिजिबल हो जाएगा। इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ जाने की वजह से एटॉमिक रेडियस आपका अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए, इसके आगे का फिर अपन आगे डिस्कस करते हैं। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। एक छोटा सा अपडेट, वैसे तो ये अपडेट आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आप किसी 8th, 9th और 10th के बच्चे को जानते हो जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है, जो आप लोगों ने शायद मिस कर दिया होगा, 8th, 9th और 10th का बच्चा जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है जेई नीट जैसी एग्जाम्स के लिए, NTSC ओलंपियाड्स के लिए, तो उसके लिए गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मैंने अनअकैडमी पर एक कैटेगरी पर ज्वाइन किया है, और वो कैटेगरी सिर्फ 8th, 9th और 10th के बच्चों के लिए है, अर्ली फाउंडेशंस के लिए। उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। उन डिजायरेबल बच्चों के साथ, उन नीडी बच्चों के साथ जिनको उस चीज़ की नीड है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलो गाइज, इतना नोट हो गया बढ़िया तरीके से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब गाइज मान लीजिए आप पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जा रहे हो। अब आप पीरियोडिक टेबल में कहाँ जा रहे हो? टॉप टू बॉटम। तो अब गाइज टॉप टू बॉटम जाने में क्या होगा, खुद सोचो। टॉप से बॉटम जा रहे हो, जैसे कि मान लो आपके पास में लिथियम है, लिथियम के बाद में आपके पास में सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और सेजियम है। तो आपको सबको मालूम है कि ये सेकेंड पीरियड में पड़ा हुआ रहता है पीरियोडिक टेबल में, ये थर्ड पीरियड में पड़ा रहता है, ये फोर्थ पीरियड में पड़ा रहता है, ये फिफ्थ पीरियड में पड़ा रहता है और ये सिक्स्थ पीरियड में पड़ा रहता है। मतलब कि टेक्निकली इसके पास में 2 शेल है, इसके पास में 3 शेल है, इसके पास में 4 शेल है, इसके पास में 5 शेल है और इसके पास में 6 शेल है। आप सभी लोग जानते हो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर ये जो पीरियड्स बने हुए होते हैं, ये आप लोग सब जानते हो, मैंने आपको सिखा रखा है कि जो पीरियड्स बनते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करते हैं। ये सब डिपेंड करते हैं आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? नंबर ऑफ शेल
ये बात तो आप सभी लोगों को पता है ना। तो अब अगर मान लीजिए आप लोग मेरे प्यारे बच्चों मेरे साथ में पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाते हो, तो टॉप टू बॉटम जाने में सबसे पहला केस क्या होगा, खुद बताओ। नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये आपका एक न्यूक्लियस है, तो जब आप सबसे पहले रहोगे तो ये पहला शेल, ये मान लो लिथियम है, ये मान लीजिए आपका क्या है, लिथियम। तो ये तो तुम्हारा न्यूक्लियस हो गया, ये तुम्हारा न्यूक्लियस हो गया, ये तुम्हारा फर्स्ट शेल हो गया, फिर ये तुम्हारा सेकेंड शेल हो गया। मान लो ये लिथियम का एटम है। अब आप लिथियम के बाद अब आप कहां जा रहे हो, अब आप सोडियम पे जा रहे हो, तो एक शेल और बढ़ जाएगा, है ना, उसमें 3 शेल हो जाएंगे। फिर पोटेशियम में एक शेल और बढ़ जाएगा, फिर रुबिडियम में और एक शेल बढ़ जाएगा, सेजियम में एक शेल और बढ़ जाएगा। तो आप खुद देखो किस प्रकार नंबर ऑफ शेल बढ़ते जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ शेल के बढ़ने से आप लोग क्लियरली ये चीज फील कर पा रहे हो कि भैया अगर आपने नंबर ऑफ शेल बढ़ा दी है तो एटम का साइज बढ़ता जाता है। तो आप लोग सभी इस बात को ध्यान रखेंगे, इस पॉइंट को आप लोग सब नोट करेंगे। अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं तो ये क्या कार्य में कंट्रीब्यूट करेगा, ये कंट्रीब्यूट करेगा टूवर्ड्स द इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। डेफिनेटली एटॉमिक रेडियस को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करेगा। दूसरा हम यहां पर पढ़ेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब आप लोग सब जानते ही हो स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। अब अगर मान लो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहां पर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो भाई अभी स्क्रीनिंग इफेक्ट इन दोनों का इस पर लग रहा होगा। अब इमेजिन करो एक शेल और बढ़ गया। अब एक शेल के बढ़ जाने से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन हो गए और ये 1 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ इस अकेले इलेक्ट्रॉन पर अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपल्शन कॉज करेंगे। फिर मान लो एक शेल और बढ़ गया, तो आप जैसे जैसे तुम शेल बढ़ाते जा रहे हो, अब जैसे जैसे आप लोग शेल बढ़ाते जा रहे हो अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, तो अब इस पर जो अंदर से रिपल्शन आ रहा होगा वो बहुत ज्यादा आ रहा होगा। तो जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाने की वजह से ड्यू टू इंक्रीज इन इनर शेल इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। और आप लोग सब जानते हो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी एटॉमिक रेडियस को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करता है। और तीसरा आपका क्या सिखाया था मैंने आप लोगों को, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ENC, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब आप बताओ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या मतलब है, न्यूक्लियस के द्वारा इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना। ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। लेकिन न्यूक्लियस को अगर आप ध्यान से गौर से देखो तो आपको फील होगा कि इस न्यूक्लियस को पहले फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ने घेर लिया, पूरी तरीके से इसको दबा दिया फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स ने, फिर इसको सेकेंड शेल ने दबा दिया, बची कुची इसकी जो हिम्मत थी वो सेकेंड शेल ने दबा दी, और तो और फिर थर्ड शेल भी आ गया। तो ये 3 शेल के इलेक्ट्रॉन्स ने आपके न्यूक्लियस को दबा दिया। तो इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे न्यूक्लियस अंदर दबता जाएगा। इमेजिन करो तुमने को किसी लाश को गाड़ना है, तो तुम पहले गड्ढा खोदोगे, लाश को गाड़ दिया, वो पहली लेयर में गट गई। लेकिन अगर तुम एक कॉफिन ले लो और उसके अंदर लाश रखो, फिर उसको जमीन में गाड़ो, तो पहले आप जमीन खोदोगे, फिर तुमको कॉफिन मिलेगा, फिर कॉफिन में से लाश निकालोगे, 2 लेयर हो गई। लेकिन तुमने क्या करा, तुमने एक बड़े कॉफिन में छोटे कॉफिन में लाश और उसको जमीन में गाड़ा, तो लाश अंदर 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 दबती आ रही, क्योंकि तुम ऊपर लेयर बढ़ाते जा रहे हो। वही चीज यहां पर भी हो रही है। तुम्हारा जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस नंबर ऑफ शेल के बढ़ते जाने की वजह से अंदर दबता जा रहा है। तो न्यूक्लियस में भले ही नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं,
न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे जब आप टॉप से बॉटम जाओगे, ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम, जब आप टॉप टू बॉटम जाओगे, नो डाउट आपके न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ेंगे, लेकिन न्यूक्लियस को दबा भी दिया जाएगा। न्यूक्लियस को पहला शेल दबाएगा, दूसरा शेल दबाएगा, तीसरा शेल दबाएगा, और नीचे आगे तो चौथा, पांचवा, छठा दबाते जाएंगे। इसलिए न्यूक्लियस के पास में ताकत होने के बाद भी वो अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को इफेक्टिवली अपनी ओर खींच नहीं पाएगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट के बढ़ जाने की वजह से और नंबर ऑफ शेल के बढ़ जाने की वजह से, ये दो कारणों की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। अब आप मुझे खुद एक बात बताओ प्यारे बच्चों, नाउ टेल मी वन थिंग, कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सबसे पहले नंबर ऑफ शेल बढ़ गए, दूसरा स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ गया, और तीसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया। ये दोनों एटॉमिक रेडियस को इंक्रीज करने का काम करते हैं और ये एटॉमिक रेडियस को डिक्रीज करने का काम करता है। तो अब ये दोनों मिलकर इसको ओवरकम कर देंगे। सो देयरफॉर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज गेट्स ओवरकम बाय स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड increase in number of shell, therefore atomic radius increases on going top to bottom। क्या ये बात मैं आपको पिछले लेक्चर में समझा पाया था? नहीं, वहां पर मैंने आपको सिर्फ ग्राफ बताया था, वहां पर मैंने आपको पैटर्न बताया था कि इस तरीके से ये बढ़ता है, इस तरीके से घटता है, लेकिन रीजन आज आपको समझ में आ गया। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर? पक्की बात? चलिए ग्रेट। तो अब हम लोग हमारे वापस से पावर पॉइंट की तरफ चलते हैं जो हम लोग स्टडी कर रहे थे कुछ देर पहले। ये रहा हमारा पावर पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को अब ये चीज़ बढ़िया तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए, बिना किसी परेशानी के आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। दैट जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की ओर जाते हो पीरियोडिक टेबल में, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, क्योंकि अभी आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम शेल में भर रहे होते हैं, इससे एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है। और ये इसका आपके सामने एग्जांपल, आई थिंक आपको इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नाउ अगर आप एक ग्रुप में ऊपर से नीचे चल रहे हो, अगर आप एक ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आने की कोशिश कर रहे हो, टॉप टू बॉटम जाने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या हो रहा है? तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने की वजह से जो तुम्हारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इट इंक्रीजेस, इट्स इफेक्ट इज नेग्लिजिबल। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जो इफेक्ट है उसमें नेग्लिजिबल इंक्रीज देखने को मिल रहा है, कोई खास इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो, जब आप टॉप पर हो, यानी जब आप एक ग्रुप में टॉप पर हो और आप उस ग्रुप के लास्ट एलिमेंट को, बॉटम मोस्ट एलिमेंट को जब आप देखते हो, तो आपको एटॉमिक रेडियस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खैर ये वैल्यूज एंगस्ट्रॉम में आपको जो मैंने लास्ट लेक्चर में वैल्यूज लिखाई थी, आपको वही फॉलो करना है। आई डोंट थिंक कोई बड़ी बात है इसके अंदर इसको पढ़ना। प्लीज इसको ध्यान से एक बार देख लो, मैंने आपको इसका रीजन तो ऑलरेडी लिखवा दिया है। अब हम बात करते हैं हमारे इनर्ट गैसेस की। अब गाइस इनर्ट गैसेस का कॉन्सेप्ट भी यहाँ समझना जरूरी, क्योंकि जेईई नीट में सवाल आता है जो तुम्हारे एटॉमिक रेडियस होते हैं ऑफ द इनर्ट गैस, मतलब हम लोग नोबल गैसेस की बात कर रहे हैं, टेक्निकली हम लोग ग्रुप 18 की बात कर रहे हैं, ग्रुप 18 की बात कर रहे हैं, जिसमें तुमको हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन देखने को मिलता है। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर इट शोज द लार्जेस्ट इन अ पीरियड ऑफ इट्स वेंडर वॉल रेडियस विच इज जनरली लार्जर देन द कोवेलेंट रेडियस। इसका मतलब मैं आपको समझा दूं कि कई बार बच्चे एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। जब मैं आपको बोल रहा हूं कि बेटा आप ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16 और ग्रुप 17 ऑब्जर्व कर रहे हो, तो यहां पर आपको मिल रहा है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो वो बच्चे क्या करते हैं, वो यहां पर नियॉन को भी मान लेते हैं
और फिर वो सवाल करते हैं कि सर नियॉन का रेडियस सबसे लेस होना चाहिए क्योंकि फ्लोरीन के बाद नियॉन आ रहा है, लेकिन नहीं बेटा, ये कौन सी फैमिली है, ये नोबल गैस फैमिली है। क्या नोबल गैस किसी के साथ बॉन्ड बना सकती है? नहीं। मतलब नोबल गैसेस कभी भी कोवेलेंट रेडियस तो शो कर ही नहीं सकती। नोबल गैसेस कोवेलेंट रेडियस शो नहीं कर सकती क्योंकि वो कभी किसी के साथ में कोवेलेंट बॉन्डिंग कर ही नहीं रही है। इसलिए नोबल गैसेस हमेशा आपको वेन डर वॉल रेडियस ही शो करेगी। मतलब एक नियॉन का एटम जब दूसरे नियॉन के एटम के पास में आएगा तो इनके न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी वेन डर वॉल रेडियस, वो वेंडर वॉल रेडियस कहलाएगा। देखो इन दोनों के बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं है क्योंकि ये कभी भी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जो ट्रेंड तुमको मैंने लेफ्ट टू राइट का पढ़ाया है वो सिर्फ ग्रुप 17 तक एप्लीकेबल होगा। फ्लोरीन के मुकाबले अगर आप नियॉन का एटॉमिक रेडियस देखोगे तो वो ग्रेटर ही आएगा क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि दुनिया में कभी भी किसी का भी वेंडर वॉल रेडियस निकाल लो, वो हमेशा बड़ा होगा उसके कोवेलेंट रेडियस से। कोवेलेंट रेडियस से वेंडर वॉल रेडियस हमेशा बड़ा होता है, ये बात आपको सबको पता है। तो आप ग्रुप 1 से लेकर 17 तक तो कोवेलेंट रेडियस निकाल रहे हो, लेकिन ग्रुप 18 तो वेंडर वॉल रेडियस देता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि जो तुम्हारा वेंडर वॉल रेडियस इनर्ट गैस का होता है इज इंक्रीजेस। मतलब फ्लोरीन के मुकाबले नियॉन का रेडियस बड़ा होगा। इसके नीचे अगर क्लोरीन आ जाएगा तो क्लोरीन के मुकाबले ये आर्गॉन का रेडियस बड़ा ही होगा। लाइकवाइज, क्या ये बात समझ में आ गई? कोई परेशानी, कोई दिक्कत, पक्की बात? अच्छा, एक तो ये फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं, टॉप टू बॉटम वाला, अभी तो लेफ्ट टू राइट वाला समझा दिया मैंने। अब अगर मैं टॉप टू बॉटम वाला समझाऊं तो ऑब्वियसली हीलियम से बड़ा नियॉन होगा, नियॉन से बड़ा आर्गॉन होगा, आर्गॉन से बड़ा क्रिप्टॉन होगा, क्रिप्टॉन से बड़ा जेनॉन होगा, जेनॉन से बड़ा रेडॉन होगा। डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस बढ़ता ही है क्योंकि इसके अंदर भी वही सारे फैक्टर काम करेंगे कि भाई नंबर ऑफ शेल एक तो बढ़ रहा है टॉप टू बॉटम जाने में, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है। तो ये तीन फैक्टर की वजह से टॉप टू बॉटम में तो सेम ट्रेंड फॉलो होगा, बस आपको थोड़ा लेफ्ट टू राइट वाला ध्यान रखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो लेना हो तो। चलिए अब गाइस एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहां पर फटाफट से। लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। Why 4s ऑर्बिटल इज फिल्ड बिफोर 3d ऑर्बिटल? आई थिंक आप सभी लोगों को पता है why 4s ऑर्बिटल इज फिल्ड बिफोर 3d ऑर्बिटल। और एक क्वेश्चन है why 4s ऑर्बिटल्स आर रिमूव्ड बिफोर 3d ऑर्बिटल। इन दोनों का जवाब आप देखो। ये जो तुम्हारा 4s ऑर्बिटल है, आई थिंक आप लोगों ने मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा था, आपको यहां पर एक रूल यूज करना, दैट इज बोर एंड बरी रूल। बोर एंड बरी रूल क्या होता है? n+l रूल। n+l रूल आप लोग जानते हो, s ऑर्बिटल के लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर हमेशा 0 होता है क्योंकि ये फोर्थ शेल में तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 होगा, तो इसके n+l की वैल्यू 4 होगी। यहां पर इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, लेकिन d ऑर्बिटल के लिए जो अजीमुथल क्वांटम नंबर होता है वो हमेशा 2 आता है। सो n+l की वैल्यू इसकी हो जाती है 5। तो जिसकी बोर एंड बरी n+l की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। सो मोर विल बी द n+l वैल्यू, मोर विल बी एनर्जी, मोर विल बी एनर्जी। और अफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन आपको हमेशा उस ऑर्बिटल में फिल करना है जिसकी एनर्जी कम हो। तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि 4s ऑर्बिटल की एनर्जी 3d ऑर्बिटल से कम है, इसलिए 4s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाता है फिर 3d में भरा जाता है। ये बात आप सभी लोगों को पता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चालू करते हो तो आप इलेक्ट्रॉन भरते 3d में हो। पहले इलेक्ट्रॉन आप भरते 4s में हो, 4s के बाद आप इलेक्ट्रॉन 3d में भरते हो, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आती है तो 4s का इलेक्ट्रॉन पहले क्यों निकलता है? वो इसका जवाब ये होगा कि बेटा जब आप लोग न्यूक्लियस बनाओगे तो ये तुम्हारा न्यूक्लियस, ये तुम्हारा पहला शेल, ये तुम्हारा दूसरा शेल, ये तुम्हारा तीसरा शेल और ये तुम्हारा चौथा शेल। तो ये तुम्हारा 4s ऑर्बिटल है और थर्ड शेल में कहीं तुम्हारा 3d ऑर्बिटल आएगा। तो भले ही 3d ऑर्बिटल की एनर्जी 4s से ज्यादा है, हम पहले इलेक्ट्रॉन इसमें रख देंगे और फिर इसमें रखने आएंगे,
लेकिन रूल क्या कहता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है वो वैलेंस शेल से निकलता है। तो वैलेंस शेल तो तुम्हारा 4th ही है ना, दिस इज योर वैलेंस शेल। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आप जो एनर्जी प्रोवाइड करोगे वो एनर्जी सबसे पहले ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को ही तो मिलेगी, इसलिए ये सबसे पहले रिमूव होगा, उसके बाद फिर 3d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। क्या बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? तो ये 2 क्वेश्चंस आपको आई होप समझ में आ गए होंगे। चलिए गाइस, यहाँ पर आपका आयोनाइजेशन एटॉमिक रेडियस वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब बचे हुए ट्रेंड्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। कोई डाउट कमेंट सेक्शन में लिखो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये 2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन करा दिए। चलिए बाय बाय।